हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ना। हमने बहुत कुछ पढ़ा था पार्ट 2 में। हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देखा था। आई होप आप सब वो पढ़ के आए होंगे, है ना, रिवाइज करके आए होंगे। पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो अच्छे से देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देखा। हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। हमने ना लास्ट पार्ट में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन्स के नाम देखे थे। हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो मेरे चंदू चैंपियन हो, जल्दी से, अच्छा चंदू चैंपियन थोड़ा सही नहीं है ना, कुछ अच्छा सा नाम आपके लिए रखना चाहिए। क्या रखें आप लोगों का नाम? सजेस्ट करो, चलो मुझे कमेंट्स में बताओ। वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, डिस्कस करेंगे इस पे। कुछ अच्छा सा नाम आपको देंगे, है ना, जो यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ एक अच्छा सा नाम। ठीक, अभी इस पर आ जाओ। हमने देखा था जब कोई चीज सॉलिड, देखो आइसक्रीम है ना, गर्मियों का मौसम है, बाहर रखते बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग के प्रोसेस को, सॉलिड टू लिक्विड के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के प्रोसेस को हमने बोला था फ्यूजन। जब यही लिक्विड को और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैसियस स्टेट में, को हमने बोला था वेपराइजेशन। गैस का लिक्विड में चेंज होना इज नॉन एज कंडेंसेशन। और ये मेल्टेड आइस को वापस जब आप फ्रीजर में रख दोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये फ्रीजिंग के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? सॉलिडिफिकेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो। और फिर हमने बात करी थी कुछ सब्सटेंस ना बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा सॉलिड से किस चेंज हो जाते हैं? गैसीय स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके नेफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, आयोडीन, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसी में से एक और एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो ये है। बता सकते हो क्या है? ये जो है ना, वो है आपका ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस पे जो फॉग इफेक्ट क्रिएट करते हैं ना, जो स्मोक इफेक्ट बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल डेकोरेशन में इसका यूज होता है। ये भी ना सब्लिमेशन शो करता है। ये है कुछ नहीं, ये ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये सॉलिड क्या है? सॉलिड CO2 है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको बहुत ही हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर पर रखा जाता है पैक करके। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा भी प्रेशर हटेगा ना, ये तो बहुत ही जल्दी, बहुत कम टेम्परेचर पर ही क्या शो कर देती है? सब्लिमेशन शो कर देता है। ड्राई आइस सब्लिमेट होने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, ये भी आपको अगर क्लियर है तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ये हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से होने वाला चेंज इन स्टेट है। इसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है लेटेंट हीट। क्या होता है सर लेटेंट हीट? लेटेंट वर्ड इन दिनों चर्चा में है थोड़ा। क्या ये वही लेटेंट है? देखो, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, है ना। तो लेटेंट हीट क्या होती है? ये कौन सी छुपी हुई हीट है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, बीकर ले रहा हूँ, जो भी बोल दो। ठीक, इसमें ना मैंने कुछ आइस के क्यूब्स डाल दिए। ये कुछ आइस क्यूब्स मैंने इस कंटेनर में, इस बीकर में ले लिए। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक एक थर्मामीटर लगा देता हूँ। ठीक, इसमें क्या किया, एक बीकर में आइस क्यूब ले लिया, उसमें एक थर्मामीटर लगा दिया। अब ना मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, हीटिंग प्रोसेस करते हैं इसका। क्या होगा बताओ? आइस मेल्ट होगी, है ना। पर मेल्ट होने से पहले जब आइस है ना, वो आइस नेगेटिव टेम्परेचर में होगी, -20, -15। मान लो वो किस टेम्परेचर पे है? -15 डिग्री सेल्सियस पर है। जब आप उसको हीट बढ़ाओगे, उसको टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, -10 हो गया मान लो। फिर एक टाइम आएगा -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये 5, 3, 2, 1 होते-होते आप देखोगे एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा?
0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब वो टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट होने लग जाती है। कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स और चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे आइस मेल्ट हो जाती है। पर एक बहुत ही शानदार फिनोमेनन होता है, एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, क्या पता है? ये जब आइस मेल्ट हो रही है ना, तब भी आप तो क्या कर रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, इसको टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। पर ये जो आइस है, जो मेल्ट हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, ये थर्मामीटर 0 पे जाके अटक गया है। आप तो हीट दिए जा रहे हो, पर वो हीट बताने ही कहाँ जाकर छुप जा रही है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है वो हीट कहाँ जाती है? वो हीट एक्चुअली ये जो आइस आपके सॉलिड के फॉर्म में है ना, ये है आइस सॉलिड के फॉर्म में कुछ ऐसी। वो हीट जो एनर्जी है, वो जाती है इनके पास और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? तोड़ देती है। और किसमें चेंज करती है इसको? कुछ ऐसे स्टेट में। यानी कि सॉलिड से किसमें चेंज कर देती है? लिक्विड में। यानी कि ये जो आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इस दौरान टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। आइस मेल्ट हो रही है, उस टाइम पे टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी, वो हीट कहाँ जाती है? इस सॉलिड का स्टेट चेंज करने के लिए, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें यूज़ हो जाती है हीट। और सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में। ये जो आइस थी आपकी, वो आइस क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है। और ये आइस से वाटर बनने के प्रोसेस में जो हीट अमाउंट लगता है, जिस पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आई होप, है ना? तो जब तक ये पूरी आइस मेल्ट होके वाटर नहीं बन जाती, तब तक देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। आप देखोगे थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर अटक गया है, हैंग हो गया है। इसलिए इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, इस जगह पर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक हीट चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका पूरा नाम जो हम देते हैं, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने का ही एक नाम था, मेल्टिंग प्रोसेस का ही एक और नाम था फ्यूजन। इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो क्या लिखी है डेफिनेशन। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू डिसरप्ट the force of attraction between the particles of matter by keeping the temperature constant। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने वाली जो हीट है, वो क्या है? आपकी लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, यानी कि यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरलाइन किस प्रेशर पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और मेल्टिंग पॉइंट पर, है ना? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। एक और बार डेफिनेशन पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at melting point 0 degree Celsius is known as latent heat of fusion। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का अलग-अलग हो सकता है। ये अभी जिसका हमने देखा वो सॉलिड का है। अच्छा, आगे इसी प्रोसेस को थोड़ा-सा और बढ़ाएँ तो क्या होगा बताओ? देखो, एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। उसी कंटेनर में वो जो आइस थी वो अब मेल्ट हो चुकी है और वो किसमें चेंज हो चुकी है बताओ? वो आइस तो सर अब चेंज हो चुकी है वाटर में, ठीक? इसमें हमने लगा रखा था एक थर्मामीटर, ठीक है?
आप इसको क्या कर रहे हो, अभी भी आप इसको कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इसको क्या दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो। यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो 0 से था वो बढ़ते-बढ़ते मान लो 10 हो गया, 20 हो गया। एक टाइम आएगा जब ये बढ़ते-बढ़ते 30, 50, 80, 90, 100 हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब पॉइंट क्या होता है? भई मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जिस पे सब्सटेंस मेल्ट हो रहा था। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड क्या होता है? स्टीम में चेंज होने लगता है, गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंज स्टेट इनटू गैस। ठीक है? वो टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगेन वही फिनोमिनन होता है। क्या? जब तक ये पूरा पानी स्टीम में चेंज हो रहा है, वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है ना, तब तक आप देखते हो कि टेम्परेचर क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट। आप तो हीट दिए जा रहे हो, पर टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जा रही है? वो एक्स्ट्रा हीट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो कुछ ऐसे हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तोड़ देती है और इनके बीच में स्पेस क्रिएट करती है और ये पार्टिकल कुछ ऐसे-ऐसे हो जाते हैं। यानी कि ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये स्टीम में चेंज होने लगते हैं। ये गैस में चेंज होने लगते हैं। ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गए? गैस में। और ये लिक्विड से गैस स्टेट में लाने में जो लेटेंट हीट लगती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिकॉज़ वेपराइजेशन इज़ द प्रोसेस जब लिक्विड किसमें चेंज हो रहा होता है? गैसियस स्टेट में। तो देख लो इसकी भी क्या डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड। यूनिट मास किसका? लिक्विड का। to change into gas at again atmospheric pressure and melting point आएगा क्या यहाँ? नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा इस मेल्टिंग की जगह? बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक? समझ आया? यहाँ पर मेल्टिंग मत लिखना, जानबूझ के लिखा है। क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग हटा के आप कर देना बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही डिफरेंस है ना? यहाँ लिक्विड से क्या बन रहा होता है? गैस बन रहा होता है। तो क्योंकि लिक्विड से गैस की जो स्टेट है, उसमें मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, वेपराइजेशन होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ही है ना लोगों को, बच्चों को टफ लगता है, वो हमने बहुत ही ईज़ी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप जो चीज़ें आपको कभी स्कूल में बाय चांस नहीं समझ आई हो या ट्यूशन्स में नहीं समझ आई हो, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँची होंगी और आपको लेटेंट हीट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट या एग्ज़ाम्पल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको क्लियर करते हैं। ठीक? चलें आगे। इसको ना एक ग्राफ से आप समझ सकते हो, वो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, फ़ैसिनेट करेगा। देखो, ये ग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ग्राफ्स बड़े पसंद हैं, जो पूरे-पूरे कॉन्सेप्ट है ना एक्सप्लेन कर देते हैं। आप मोशन में भी देखोगे ग्राफिकल मेथड अब तो हालाँकि हटा दिया है, एक फिज़िक्स जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ग्राफ्स पे जो न्यूमेरिकल बनता है ना, मज़ा आ जाता है। प्यारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो, यहाँ पर ना हीट और टेम्परेचर का ग्राफ है। जैसे-जैसे आप हीट बढ़ाते हो, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी मैटर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है देखो, टेम्परेचर बढ़ता है हीट बढ़ाने पर, हीट भी बढ़ रही है यहाँ पर और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक टाइम आता है, जब आप हीट तो दिए जा रहे हो, देखो हीट तो दे रहे हैं हम, पर टेम्परेचर में देयर इज़ नो इंक्रीज़। कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है किसमें? टेम्परेचर में। वो हीट क्या कहलाती है आपकी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज है। मतलब किसी सॉलिड का आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो। उसकी हीट बढ़ेगी और फिर रुक जाएगी। जैसे कि आपकी आइस की हीट बढ़ के टेम्परेचर रुक गया किस पे?
ज़ीरो पे। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पर हम हीट बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो हीट कहाँ जा रही है? उसको मेल्ट करने में। इस प्रोसेस में क्या हो रही है? इस प्रोसेस में एक्चुअली मेल्टिंग हो रही है। ठीक? जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आके जब फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ेगा, 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 एक पॉइंट पर आके टेम्परेचर फिर रुक जाएगा। आप हीट दिए जाओगे, पर हीट देने पर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि वो लिक्विड किसमें चेंज हो रहा होगा? गैस में चेंज हो रहा होगा। इसी हीट को, इसी अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन। इसमें मेल्टिंग हो रहा था। ये कौन-सा प्रोसेस है बोलो? बॉइलिंग, है ना? समझ आया? वेपराइज़ेशन वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन। और उसके बाद वापस से जब आप हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किसका होगा? गैस का होगा। इस तरह से ये हीट और टेम्परेचर का ग्राफ है लेटेंट हीट का। आई होप ये आपको समझ आया हो। इसको अच्छे से बना लेना, है ना? जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, जल्दी से क्विकली। डन? ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ये भी एक स्क्रीनशॉट ले ही लो। क्या बुलाएँ तुमको? क्या नाम दें तुम्हारा? चलो, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। इसको क्लीन कर दूँ क्या? ये लो, ये भी ले लो एक बार। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ग्राफ यार बहुत ही प्यारी चीज़ होता है, बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। इसको देखना एक बार रिवाइज़ करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, है ना? अभी तक हमने जो किया ना चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वो हमने किया बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, हीटिंग प्रोसेस किया, कूलिंग किया, और हमने देखा किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंजेस होते हैं, ये स्टेट कैसे चेंज करते हैं, ठीक? तो अभी तक जो भी था वो चेंजिंग इन टेम्परेचर से था। अब हम प्रेशर भी तो है एक, आपको याद है ना? बाय चेंजिंग इन प्रेशर, ये भी एक तरीका है। तो उसके भी कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, उसको भी देखते हैं हम। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो एक बार क्या लिखा है देखो। द गैसेस हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव द लीस्ट। क्या कह रहा है? गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है ना? सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन देयर चेंज इन स्टेट। क्या कह रहे हैं? एक मैटर के स्टेट को चेंज करने में जो सॉलिड और लिक्विड है, उन पर प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं होता, है ना? प्रेशर का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा किस पर होता है? वो होता है गैस पर। हमने याद है गैस के, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, तो हमने कहा था कि हम इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी और केसेस देखेंगे। ये वही है ना? ये वही है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाइली क्या थे? कंप्रेसिबल थे। तो क्या किया जाता है जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है ना, तब क्या होता है देखो, जब उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज़ इंक्रीज़्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिक्रीज़। उनका मोशन कम हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? धीरे-धीरे एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है उनके बीच में। मतलब जो पार्टिकल्स ऐसे थे, उनको आपने प्रेशराइज़ किया और वो क्या हो गए? पास में आ गए, ठीक? तो जो दूर-दूर पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई थी, है ना? इस तरीके से वो क्या करेंगे? अपना स्टेट चेंज करेंगे। मान लो ये गैस है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। समझ आया? तो गैस पे तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। किस? इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। बाय चेंजिंग द प्रेशर यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो स्पेशल केस है ना, वो गैस पे तो अच्छे से अप्लाई होता है। लिक्विड और सॉलिड के केस में थोड़ा-सा कम ही है, नेग्लिजिबल सा इफ़ेक्ट है।
ठीक है? सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं। देखो इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। एक हमने कंटेनर लिया है, उसको बिल्कुल पैक कर दिया है और पिस्टन लगा दिया है ऊपर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। आपको दिख रहे होंगे आई होप। ये देखो, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी बोल दो, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये एक चीज़ और कर रहे होंगे, याद है मैंने कहा था कंटेनर पे भी क्या लगाते हैं ये? कंटेनर की वॉल्स पे भी ये पार्टिकल, क्योंकि आपस में टकरा रहे हैं, रैंडम मोशन है। तो ये क्या करते हैं, इसकी वॉल्स पर भी क्या प्रेशर एक्सर्ट कर। आप क्या कर रहे हो? आप ना इस पिस्टन के थ्रू इस गैस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। इसको प्रेशर को बढ़ा रहे हो। देखो दबाया है आपने। आपने क्या किया यहाँ पर? प्रेशर को इंक्रीज़ किया। जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे, आप देखोगे ये गैस जो इतनी स्पेस में थी, अब कम स्पेस में आ गई। मतलब इसके पार्टिकल्स क्या हुए होंगे? पास-पास में आ गए होंगे। ठीक? जब ये चीज़ हो रही होती है ना, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी को एक्सटर्नल प्रेशर देके कम किया जाता है, तब एक चीज़ और होती है। ये ना अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये कंटेनर अभी आप देखोगे ना, तो ये कंटेनर थोड़ा-सा गर्म हो चुका होगा, है ना? तो इसी गर्म जो ये हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हो? प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ-साथ आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हो। 2 चीज़ें कर रहे हैं। प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और हमें पता है टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो एक तो प्रेशर का वार, ऊपर से टेम्परेचर का प्रहार, और ये पार्टिकल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है? ये और पास में आने लगते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल्स और भी पास आ गए हैं। तो जैसे-जैसे गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है फ़ोर्सफुली, तब हीट बढ़ जाती है। उस इफ़ेक्ट को नलिफ़ाई करने के लिए आप क्या करते हो? इसके टेम्परेचर को कम करते हो। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को भी कम कर दिया जाता है, तो आप देख सकते हो जो गैस के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस कम हुआ और वो कुछ ऐसे दिखने लग गए। हमें पता है, मैंने आपको फर्स्ट ही जब ये स्टेट पढ़ानी स्टार्ट करी थी तब बोला था, जब भी ऐसा कुछ दिखे मतलब इमेजिन करना क्या है? लिक्विड है। ये गैस किसमें चेंज हो गई है? इसको कंप्रेस करने पर, प्रेशराइज़ करने पर ये गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है? ये गैस किसमें चेंज हो गई? लिक्विड। ये था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक? होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इससे आप गैस को लिक्विड में ईज़िली चेंज कर पाएँ। इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ? देखो, आपके घरों में आने वाली एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर के फॉर्म में आती है आपके घरों में, है ना? इसके अंदर क्या है? आप देखते हो ना, तो इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरा होता है। पर जब ये लीक होती है तो गैस निकलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ रखी गई है ना? इसको हाइली प्रेशराइज़ किया है, तो वो गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पास-पास में आके किसमें चेंज हो गए? लिक्विड में। तो ये पेट्रोलियम गैस है, पर किस फॉर्म में? लिक्विफाइड है। ये लिक्विड के फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर्स। ठीक? ये आपकी गाड़ियों में फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होती है, सीएनजी गैस, है ना? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी कंप्रेस्ड है ना? क्या किया है आपने? गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में लाया और उसके सिलेंडर। तो ये बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द phenomenon इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी एंड सीएनजी, दे आर अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। आप डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में 10th केमिस्ट्री में पढ़ोगे। व्हिच आर फील्ड इन अ स्मॉल कंटेनर एट वेरी हाई प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो? एक मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक? तो लेना है स्क्रीनशॉट, तो लेना ही होगा। ले लो इसका भी, है ना? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो मुझे पता है तुम थोड़े हो तो चालाक ही, बीच में ले लेते होंगे, है ना? फिर भी डन। एक लास्ट ये एग्ज़ाम्पल्स भी लिख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही हैं, ये कुछ ही एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको इसमें देखने मिलता है। इसको ये ले लो आप। तो आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो चुका होगा, है ना? तो अभी तक हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देख लिया, जिसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के इफ़ेक्ट देखे।
ना टेम्परेचर से रिलेटेड, वही लेटेंट हीट से रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन ना एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था याद करो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं इसको। एक था 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर ना हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में से वाटर की 2 स्टेट्स मिलती हैं। इस पर 0 डिग्री सेल्सियस क्या मिला था? आइस भी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर भी था। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें 2 स्टेट मिली थी। हमारे पास वाटर भी था और है ना? तो क्वेश्चन ये जाता है कि आइस और वाटर में से सेम 0 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों में से किसके पास हीट ज़्यादा होती है ना? किसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, जो हल्का-सा ज़्यादा वार्म फ़ील दे? कौन? अब आप कहोगे सर डिग्री ऑफ टेम्प हॉटनेस और कोल्डनेस तो सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस। पर ये फिर भी पूछ रहा है कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप गेस कर सकते हो? देखो, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो आइस है ना? आइस, ये रही आइस। ये कैसा है? सॉलिड है, ठीक? इसको किस में चेंज होना है? इसको अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है, यानी कि वाटर में चेंज होना है। इसको एनर्जी चाहिएगी, है ना? तो मान लो जो आइस है उसके पास पहले से थोड़ी बहुत एनर्जी है। हमने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि इसके पास कुछ 20 यूनिट एनर्जी है, ठीक? इसने क्या किया, इसने थोड़ी-सी एनर्जी और ली ताकि ये अपने पार्टिकल्स के बीच के फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, है ना? ब्रेक कर सके। तो मान लो इसने 20 यूनिट एनर्जी और ली, हीट के फॉर्म में। ये वही एनर्जी है, यस, कौन-सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक? जब इसने ये ली, तो क्या बन गया? हमारे पास वाटर बन गया। क्या आ गया हमारे पास? वाटर। तो वाटर के पास टोटल कितनी एनर्जी हो गई बोलो? 40 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, कौन ज़्यादा वार्म फीलिंग देगा? कौन ज़्यादा एनर्जी रखता है सेम टेम्परेचर पर, आइस और वाटर? वाटर, क्योंकि हमने अभी देखा, वाटर के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक एक्स्ट्रा हीट है। कौन-सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ज़्यादा है किसमें? किसमें? वाटर में। ये 20 यूनिट, 40 यूनिट ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है ना? लेटेंट हीट ऑफ, इस केस में, वाटर के केस में एक फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, जिससे आपको समझ आया कि वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है, सेम टेम्परेचर। सिमिलरली आप बताओ, वाटर और स्टीम दोनों ही किस पे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर हैं। इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? ज़्यादा हार्मफुल कौन है? ज़्यादा बर्न कौन करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर या फिर स्टीम? बताओ। स्टीम करेगी। कौन करेगी? स्टीम करेगी। क्यों करेगा? सेम, मान लो वाटर के पास जो लिक्विड फॉर्म में है, इसके पास अभी कितना था? 40 यूनिट एनर्जी थी, है ना? इसको अपना स्टेट चेंज करना है, लिक्विड से किस स्टेट में जाना है? गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है पार्टिकल्स के बीच में, उसको और तोड़ेगा, है ना? और लिक्विड से गैस बनेगा। उसके लिए मान लो इसको 20 यूनिट एनर्जी और लगी और क्या बन गया? स्टीम। तो स्टीम के पास कितनी एनर्जी हो गई? 60 यूनिट। मतलब सेम टेम्परेचर पर वाटर से ज़्यादा एनर्जी रखता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा बर्न कौन करेगी पता है? वाटर स्टीम ज़्यादा बर्न करेगी, ज़्यादा हार्मफुल है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटेंट हीट से रिलेटेड है ये, ठीक? तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इन पर बनने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्लियर है? तो हम आगे चलें। आपसे कभी-कभी ना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कुछ टेम्परेचर दिए होंगे, जैसे 0 और 100 दे दिया, एक 50 और दे दिया मान लो, है ना? और पूछेगा तीनों टेम्परेचर बताओ कि वाटर जो है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस किस-किस स्टेट में हो सकता है। तो हमें पता है 0 पर आइस और वाटर दोनों हो सकता है।
तो आप दोनों लिखोगे कि 2 स्टेट ऑफ मैटर ले सकता है। 50 पर क्या होगा बताओ? इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में है, ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, वाटर होगा। कई बच्चे इसका आंसर लिखते हैं सर नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर यार, बिसलरी वाटर, नॉर्मल वाटर ये चल रहा है क्या? स्टेट पूछा है उसने, लिक्विड आंसर देना है। नॉर्मल वाटर क्या होता है? ये देखा है मैंने कॉपीज चेक करते टाइम, बच्चों ने लिखा है नॉर्मल वाटर, है ना? तो उसको लिक्विड बोलना, लिक्विड स्टेट में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर और स्टीम दोनों ही फॉर्म्स में होगा। मान लो और एक टेम्परेचर आ गया -20 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या स्टेट होगी बताओ? तो इस पर क्या होगा बोलो? इस पर वो सॉलिड होगा, क्योंकि 0 से कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? इस होता है। ठीक? तो आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सब क्लियर होंगे। डन? तो आगे चलें, देख लो इसको एक बार। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, है ना? आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो भी हमने पढ़ा वो क्या था? टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मैटर के स्टेट में चेंज होना हमने पढ़ा। ठीक? इसी चैप्टर का एक और पोर्शन है जो इसके बाद आता है, थोड़ा-सा अलग है, वो है आपका इवोपरेशन। क्या होता है इवोपरेशन, समझते हैं एक बार, है ना? कई बार ऐसा भी होता है, आप बताओ ना, एग्ज़ाम्पल्स आप देना। क्या होता है? हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। पर कई बार उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? क्या ऐसा होता भी है? बताओ? अरे मान लो सड़क पर कोई पानी डुल गया, है ना? तो वो पानी सूख जाता है। बाहर टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस है क्या? तो वो कैसे सूख गया? घर में पोछा लगता है, पानी सूख जाता है। कैसे सूख गया? क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है? बोलो? नहीं। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। क्या लिखा है? इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द लिक्विड स्टेट चेंजेस टू अ गैस स्टेट व्हेन इट इज हीटेड एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन, है ना? जैसे कपड़ों का सूखना धूप में, क्या है? इवोपरेशन है भाई। बाहर टेम्परेचर तो उतना था नहीं बॉइलिंग पॉइंट जितना, उससे पहले ही कपड़े सूख गए, है ना? क्यों होता है इवोपरेशन, उस पर चलेंगे। बट बिफोर दैट देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। देखो इवोपरेशन ना एक सरफेस फिनोमेनन है। हम आगे जब रीजन ऑफ इवोपरेशन देखेंगे तब समझेंगे भी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज्यादा। एक एग्जांपल से समझो, ऐसे कपड़े आपने धोए हैं, बिल्कुल मूड़े जुड़े से हैं, और उनको ऐसे ही सुखा दो, क्या जल्दी सूखेंगे? या मैं उसको खोल कर पूरा ही स्ट्रेच कर कर अच्छे से सुखाऊं तो जल्दी सूखेंगे? बताओ। मम्मी ने कभी तो बोला होगा कपड़े खोल खोल कर स्ट्रेच करके सुखाओ। अगर घर वालों की मदद कभी करी हो तो, हैं? सर ये तो ताने ही मारने लग गए, ताने नहीं मार। तो क्या होता है मुझे बताओ, जब आप कपड़े स्ट्रेच करके सुखाते हो तो वो जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर? एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा है, देखो। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कंपेयर टू द वाटर इन अ पॉट होल। क्या कह रहा है? एक गड्ढे में अगर पानी है तो वो सूखने में टाइम लगाएगा। उसी पानी को अगर मैं सड़क पे फैला दूं, सड़क पे गिरा हुआ हो, तो वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। रीजन, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इवोपरेशन भी बढ़ गया। सेकंड, टेम्परेचर। फिर से कपड़े सुखा दो, देखो एक एग्जांपल है, उससे आपके सारे इवोपरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना? कपड़े सुखा दिया करो आप तो। जितना ज्यादा बाहर धूप होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मुझे बताओ कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे या जल्दी सूखेंगे? जल्दी बोलो। सर हमें पता है जितनी धूप होती है, जितना टेम्परेचर होता है, उतना ही जल्दी क्या होते हैं? कपड़े सूख जाते हैं। समर डेज में कपड़े जल्दी सूखते हैं, विंटर डेज में धीरे धीरे सूखते हैं। क्या रीजन है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक? तो एक और तो फैक्टर हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, अगला है विंड स्पीड। सर अब तो हम समझ गए, विंड स्पीड मतलब
मुझे बताओ जितनी ज़्यादा हवा होगी कपड़े उतनी ही जल्दी सूख जाएँगे। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, है ना? द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। फॉर एग्जांपल, वेट हेयर ड्राइज क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट। क्या कभी हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए हैं आपने? क्या होता है? उसमें से है ना एकदम गर्म हवा आ रही होती है। जितनी ज़्यादा उसको कई हेयर ड्रायर्स में, ब्लो ड्रायर्स में ना स्पीड मीटर भी आता है। जितनी ज़्यादा वो विंड स्पीड आप बढ़ाओगे, आपके बाल भी आप देखना उतनी जल्दी क्या होते हैं, ड्राई हो जाता है। रीज़न, जितना जल्दी विंड स्पीड बढ़ाओगे रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगी। बालों का सूखना भी तो इवोपरेशन ही है। समझ आ रहा है पॉइंट? तो जितना ज़्यादा विंड स्पीड उतना ही इवोपरेशन भी ज़्यादा। लास्ट पॉइंट है, एक और फैक्टर जो अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हमें पता है एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। हमने देखा था एक ठंडा पानी का ग्लास लो, तो उसके चारों ओर ना वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो एयर में थे, पर क्योंकि उसका टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, वो गैसियस से किस स्टेट में आ गए, लिक्विड में आ गए और उस ग्लास के चारों ओर जमा हो गए। तो देयर इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी मतलब नमी होगी, बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है? नमी वाला। तो जितनी ज्यादा नेचर में, मौसम में नमी होगी, उतना ही कम क्या होगा? इवोपरेशन होगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना कम हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर जितना बढ़ेगा, इवोपरेशन उतना कम होगा। ये था आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, इवोपरेशन। आई होप आपको ये समझ आया। इसमें ना एक जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, आखिर इवोपरेशन होता क्यों है, क्या रीजन है, और इवोपरेशन क्या क्या करता है, वो बहुत जरूरी और अच्छी चीज है। देखो क्यों होता है इवोपरेशन, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं ना एक कंटेनर में वाटर ले लेता हूँ, ठीक? एक बीकर में, कंटेनर में हमने वाटर लिया है। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या होंगे? लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक? वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये पार्टिकल जो है मैटर के, वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। पर क्या सब के सब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं? सबका तरीका मूव करने का एक जैसा है, डायरेक्शन सेम है? नहीं। उनकी स्पीड, डायरेक्शन सब रैंडम है, अलग अलग हो सकता है, ठीक? उसी पर ये बेस्ड है। क्या कह रहे हैं? कि सबकी मोशन करने की रेट अलग है, मतलब सब में काइनेटिक एनर्जी क्या है? अलग अलग है। इवोपरेशन का डायरेक्ट रीजन पूछे तो यही बोलना कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। कैसे समझो? देखो ये बल्क का पार्टिकल है। बल्क किसको बोलते हैं? भाई एक तो होता है सरफेस, ऊपर, और उसके नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मास या बल्क बोलते हैं। तो एक बल्क का कोई पार्टिकल है, इसके चारों ओर पार्टिकल्स हैं, इसके पास एक लिमिटेड स्पेस है जिसमें ये मूव कर सकता है, ठीक? तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कि ताकि ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चारों ओर से जो फील कर रहा है उसको तोड़ सके, है ना, और क्या हो सके? और बॉईल हो सके, गैस में चेंज हो सके। पर इसके कंपेयर में इस सरफेस के पार्टिकल को देखो, है ना, देर आर सम पार्टिकल्स ऑफ सरफेस। सरफेस के ऐसे कुछ पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इन बल्क पार्टिकल्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा है इनकी काइनेटिक एनर्जी? देखो इनके चारों ओर पार्टिकल्स नहीं है, ऊपर इनके पास और स्पेस है जहां ये मूव कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं? है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इनको टेम्परेचर देते हो ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के मूव कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कि बल के कंपेयर में सरफेस के कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। उस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जैसे ही आप उसको थोड़ी सी हीट देते हो, तो भी वो क्या करते हैं? वो अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर किसमें चेंज हो जाते हैं? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक? तो ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं, ये क्या शो करते हैं? इवोपरेशन शो करते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि इवोपरेशन कैसा फिनोमिनन है? सरफेस फिनोमिनन है। ये सरफेस के पार्टिकल हैं, है ना? और ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं, इनका बॉइलिंग होता है, मतलब ये जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिनन था, इवोपरेशन कैसा था? सरफेस फिनोमिनन था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
एक और चीज़, इवोपरेशन ना कूलिंग करता है। ये देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इवोपरेशन ना एक और चीज़ करता है, क्या करता है पता है? कूलिंग इफेक्ट। जब-जब इवोपरेशन होता है तो कूलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसको एनर्जी चाहिए इवोपरेट होने के लिए। वो कहाँ से लेता है? वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है। एनर्जी किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में वो ले लेता है। तो जैसे ही हीट लेता है, तो सराउंडिंग में क्या हो जाती है? ठंडक हो जाती है। तो इवोपरेशन कॉज़ कूलिंग। इवोपरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग होती है ना? जैसे गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं पता है? छत के ऊपर पानी डाल के आ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो पानी क्या होगा? इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेगा पता है? एक तो वो ज़मीन जिस पे वो गिरा हुआ है, छत जिस पे वो गिरा हुआ है, वहाँ से, ठीक? उससे वो हीट लेगा और जो एटमॉस्फेरिक हीट है वो लेके वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। जब वो इवोपरेट हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा? क्योंकि वो हीट चली गई, किस फॉर्म में? वो हीट कौन-सी है? भई लिक्विड को गैस में चेंज करने वाली हीट, क्या नाम दिया था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके वो चला गया और क्या कॉज़ कर गया? कूलिंग। क्या हो गया? ठंडक हो गई। तो इवोपरेशन की वजह से क्या होता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, सर, कूलिंग हो जाती है किसकी वजह से? इवोपरेशन। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग-अलग। इवोपरेशन पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उसको वन गो में ना ईज़िली कर लोगे। थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना, लिखने के तरीके पर। आपको फैक्ट्स पता होंगे पर उसे लिखा कैसे जाए, ये एक टास्क होता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये खुद से प्रैक्टिस करना, फिर उसको करेक्शंस के लिए चेक करना, ठीक? तो आपको वो आंसर्स बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और आपने अगर ये चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा है, तो आप वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स तो ऐसे ही कर लोगे। बिल्कुल लप्पू से क्वेश्चन्स हैं, पर बहुत अच्छे क्वेश्चन्स बनते हैं किस पर? इवैपोरेशन, है ना? और लैंग्वेज बेस्ड है, इसी कूलिंग इफेक्ट पर बेस है। जैसे आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना? एक मटके में रखा हुआ पानी जो है वो समर डेज़ में ठंडा कैसे होता है? मटके में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है पानी बाहर आ जाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। फिर वो इवोपरेट होता है तो हीट लेता होगा एक तो उस मटके से और एक सराउंडिंग से, इसलिए मटका ठंडा हो जाता है ना? तो कूलिंग हो जाती है, हमने अभी पढ़ा। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके क्वेश्चन्स में दे रखे हैं, बहुत अच्छा। आप उनको एक बार पढ़ेंगे और अगर डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछेंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? कुछ और एग्ज़ाम्पल है तो देख लेते। अ puddle drying up on a hot day, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ वॉशिंग लाइन, है ना? कपड़ों का सूखना, एक तालाब में पानी का भी बहुत गर्मी में सूखना, ये सारे, है ना? गड्ढे में पानी भर जाता है, अगर आप देखो एक गड्ढा गहरा है ना तो वो पानी इवोपरेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, सरफेस से ही जाता है बस, टाइम लगता है उसको। पर अगर उस पानी को मैं फैला दूँ, तो वो इवोपरेट जल्दी करेगा, है ना? आप एक कप में चाय पीते हो तो बड़ी गर्म लगती है, उसको प्लेट पर डाल दो, है ना? फिर पियो, तो वो ठंडी हो जाती है। ये सब किसके फैक्टर्स हैं? सरफेस फिनोमेनन के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवैपोरेशन जल्दी होगा, है ना? तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये आपको समझ आया? ठीक? फिर देखो इवैपोरेशन के बाद देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इवैपोरेशन एंड बॉइलिंग। एक तो मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया था क्या? कि बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। एक फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग हैपेंस एट अ सेट टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक? और क्या है? इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन है, पर बॉइलिंग कैसा फिनोमेनन है? बल्क का फिनोमेनन है। ठीक? तो ये कुछ डिफरेंस है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ना पीछे एक डिफरेंस टेबल बनाई हुई है। उसको रीड करना, उसको बनाना। इसी के साथ यार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, बहुत उम्मीदें हैं
कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको सब समझ आया होगा। इसमें ना इवोप्रेशन से लेकर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, आप उनको करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना? और देखो ईमानदारी से पढ़ते रहना, अगर आपने ये सब पढ़ा है ना तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ईज़िली हो जाएँगे। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा-सा काम करना जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखो, ठीक? और अगर उसके बाद भी आपका एक छोटा-सा काम मैं दे के जा रहा हूँ, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए, हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर पे तब लाएँगे, जब आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन्स जो आपको नहीं आए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, वो लिखोगे, ठीक? फिर हम उनको भी सॉल्व करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कोई और चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक? आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।